हेलो दोस्तों, कल हमने देखा था प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब उसी के क्रम में हम आगे की ओर देखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पर? श्वास वायु के आधार पर। किसके आधार पर? श्वास वायु के आधार पर। जब हम श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो ये दो प्रकार से करेंगे हम, अल्पप्राण और महाप्राण। किस श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, अब हम देखेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण हम उन व्यंजनों को कहेंगे जिनका उच्चारण करते समय श्वास कम निकलती है। ठीक है, श्वास जब कम निकलती है तो उन व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? अल्पप्राण व्यंजन। अब इस अल्पप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के अंतर्गत पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है। जैसे में पहला वर्ण आपका क हो गया, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा ये अंग। फिर च, छ, ज, झ, इ, ट, थ, ड, ढ और अंग। ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। तो अब हम इसमें देखते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा। पहले का मतलब हो गया ये क, तीसरे का मतलब हो गया ग और पांचवे का मतलब हो गया ये अंग। तो ये जो होंगे प्रत्येक वर्ग का मतलब क, ग और अंग, उसी तरह से प्रत्येक वर्ग का मतलब च हो जाएगा, फिर ज हो जाएगा, फिर ये जैसे मतलब कि हर वर्ग का जो पहला वर्ण होगा, तीसरा वर्ण होगा और पांचवा वर्ण होगा, वे सभी हमारे अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, वे सभी भी हमारे अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या हमारे 4 है, जो कि य, र, ल और व होते हैं। य, र, ल और व, ये चारों भी हमारे अल्पप्राण में आएंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी स्वर होंगे वे सारे के सारे स्वर हमारे इस अल्पप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जैसे में आपका अ से लेकर अ, छोटी ई, बड़ी अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इसके अतिरिक्त एक री भी होता है आपका, री। ये सारे वर्ड जो भी हैं, ये सारे स्वर व्यंजन हैं, जो स्वर, वे सारे भी हमारे अल्पप्राण के अंतर्गत ही आएंगे। अब हम दूसरा देखते हैं कि महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन हम उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु ज्यादा निकलती है। जब ज्यादा निकलेंगी तो उनको हम कहेंगे महाप्राण। अल्पप्राण किसको कहेंगे? जो कम निकलेगी उसको अल्पप्राण, और जो ज्यादा निकलेगी उसको कहेंगे हम महाप्राण। इस महाप्राण के अंतर्गत हमारे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, जैसे कि क वर्ग में आप देखेंगे तो ख हो जाएगा और घ हो जाएगा। उसी तरह से च वर्ग में छाता छ और झरना ज हो जाएगा। फिर ठ हो जाएगा ट वर्ग में और ढक्कन ड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे भी देखेंगे, ये जो भी होंगे दूसरे और चौथे वर्ग, प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ग जो होगा हमारा महाप्राण के अंतर्गत आएगा। इसके अतिरिक्त जो पुष्प व्यंजन होते हैं, जैसे कि बड़ा स, षटकोण स,
छोटा स और ह, बड़ा स, षटकोण स, छोटा स और ह, ये चारों व्यंजन भी हमारे महाप्राण के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये दोबारा से ट्राई करते हैं कि अल्प प्राण व्यंजनों हम उन व्यंजनों को कहेंगे जिनका उच्चारण करते समय कम श्वास वायु बाहर निकलती है। जैसे में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके अतिरिक्त हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व और सभी स्वर इसके अंतर्गत आएंगे। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण होगा। इसके अलावा जो सारे उसमें व्यंजन है जैसे कि बड़ा स, षटकोण स, छोटा स और ह, ये सभी भी हमारे महाप्राण के अंतर्गत ही आएंगे। अब हम देखेंगे नाद या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। नाद या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। नाद या कंपन हम कहते हैं, किसको कहेंगे? सबसे बड़ी सवाल आता है कि नाद और कंपन हम किसको कहें। जब हम किसी भी वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कुछ कंपन होता है। हमारे स्वर तंत्रियों में जो कुछ कंपन होता है तो उसी कंपन के आधार पर किसमें कम होता है, किसमें नहीं होता है, किसमें कितना कंपन होता है, उसी आधार पर हम व्यंजनों को दो भागों में बांटते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजनों को हम घोष व्यंजन भी कहते हैं और अघोष व्यंजन हम उन व्यंजनों को कहेंगे जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता है। स्वर तंत्रियों में जब कोई कंपन नहीं होगा तो उन व्यंजनों को हम कहेंगे अघोष व्यंजन। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। जैसे में क वर्ग में आपका क हो जाएगा और ख हो जाएगा। ठीक, च वर्ग में आपका च हो जाएगा और छ हो जाएगा। उसी तरह से ट और ठ, त और थ, प और फ, तो ये हमारे हो गए क्या? अघोष व्यंजन। ठीक है, उसके अलावा तीनों स जो उस व्यंजन में स, स और ह होते हैं उनमें हम ह को नहीं लेंगे, केवल बड़ा स, षटकोण स और छोटा स, यही तीन जो उस व्यंजन में हमारे आते हैं, इनको हम अघोष व्यंजन के अंतर्गत ही रखते हैं। अगला है हमारा सघोष या घोष व्यंजन। तो सघोष व्यंजन हम उन व्यंजनों को कहेंगे जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। हमारे स्वर तंत्रियों में जब कंपन होगा तो ऐसे व्यंजनों को हम कहेंगे सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन। अब इनकी जो होती है, जो प्रत्येक वर्ग होता है हिंदी व्यंजन वर्णमाला में, जो प्रत्येक व्यंजन है उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो होता है हमारा सघोष व्यंजन। जैसे में यहाँ पे ग, घ, अ, ज, झ, ञ, ड, ढ, अंग, द, ध, न, ब, भ और म, तो ये सारे जो हैं हमारे सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व के साथ साथ जो सभी स्वर हैं वे सभी भी सघोष व्यंजन आते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो अब अघोष व्यंजन में जो आ रहे थे उस व्यंजन में केवल तीनों स थे। अघोष व्यंजन में हमारे तीनों स आ रहे थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अघोष व्यंजन में तीनों स आ रहे थे, जबकि केवल ह इकलौता होगा उस व्यंजनों में जो कि सघोष के अंतर्गत आएगा। उस व्यंजन में हमारे चार होते हैं, बड़ा स, षटकोण स, छोटा स और ह। उसमें से ये तीन जो स हैं ये अघोष के अंतर्गत आएंगे, जबकि जो ह होगा वो हमारा सघोष के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें से अल्प प्राण में हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला,
तीसरा और पांचवा व्यंजन आया, उसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर भी आए तथा महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन के साथ साथ जितने भी उसमें व्यंजन है, जैसे कि बड़ा स, षटकोण स, छोटा स और ह, ये तीनों आ गए। उसके बाद हमने देखा कि नाद या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जब हमने किया तो इनको दो भागों में बांटा गया, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग के साथ साथ तीनों स आ गए, हमारे तीनों स आए। इसके अलावा जब हम सघोष व्यंजनों को देखे हैं तो उसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, इसके साथ साथ आपका जो ह है, ह जो है जिसको हम काकल वर्ण भी कहते हैं, ठीक, इसको हम काकल वर्ण भी कहते हैं, ये सारे हमारे सघोष व्यंजन के अंतर्गत आ गए। अब आगे हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण उनके उच्चारण स्थान के आधार पर। मतलब कि जब हम किसी व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो वो मुख के किन किन भागों को स्पर्श करके निकलता है, तो उन्हीं स्थानों के बारे में हम समझेंगे कि कौन सा वर्ण, कौन सा व्यंजन, चाहे कौन सा स्वर मुख के किन किन भागों से स्पर्श होकर निकलता है। तो इसके लिए हमने एक संस्कृत श्लोक लिखा हुआ है कि जो कंठ से निकलते हैं उनके लिए एक श्लोक है, अकु विसर्जनीय नाम, अकु विसर्जनीय नाम। और इस श्लोक के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे कंठ से स्पर्श होकर निकलने वाले सभी वर्ड, जो भी स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं इसके कि अकु विसर्जनीय नाम के अंतर्गत अ का मतलब हो गया अवर्ग, अवर्ग मतलब कि अ और आ, अ का मतलब हो गया हमारा अ और आ, और कु का मतलब हो गया हमारा क वर्ग, कु का मतलब हो गया हमारा क वर्ग। तो इसमें हमारे कंठ में हमारे अवर्ग मतलब अ और आ गए, कु वर्ग का मतलब क आ गया, मतलब क और क वर्ग पूरा आ गया इसमें, ठीक। इसके अलावा जो ह है, ह भी आ गया, और जो विसर्ग होते हैं, विसर्ग का मतलब अंग और अह, तो ये सभी हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं, हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। तो इनको हम कंठ ध्वनि के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप देख लीजिए क वर्ग में क से लेकर अंग तक हो गया, और फिर अ और आ हो गया। इसके अलावा तो जो अंग और अ है, इसके अलावा जो ह है, ठीक, ह, तो ये सभी वर्ड जो हैं हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। इसके लिए सूत्र हमने लिखा, अकु विसर्जनीय नाम, अकु विसर्जनीय नाम। अब अगला है हमारा तालु, अगला है हमारा तालु। जब आप कंठ से ऊपर आएंगे तो हमको तालु मिलेगा। अब तालु के लिए एक श्लोक है का, इचु यसा नाम, इचु यसा नाम। अब इस सूत्र के अंतर्गत ई व्यंजन में हमको छोटी ई और बड़ी ई मिल जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई, और चू में हमको पूरा च वर्ग मिल गया, पूरा च वर्ग मिल गया। ई में हमको छोटी ई और बड़ी ई, और चू में हमको मिल गया पूरा च वर्ग। इसके बाद हमारा य आ गया, य इसी तालु के अंतर्गत ही हमारे य में मिल गया। इसके बाद है ये बड़ा वाला स, ठीक। तो ये तालु में हमारा च से लेकर च वर्ग पूरा हो गया। इसके अलावा छोटी ई बड़ी ई हो गया, य और बड़ा वाला स आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक। अब अगला है आपका मूर्धा। तो इसके लिए सूत्र है ऋतु रसाणाम, मूर्धा के लिए आपका ऋतु रसाणाम। ऋतु का मतलब हो गया, इसमें री आ गया, री जो कि स्वर है, और टू का मतलब हो गया ट वर्ग, टू का मतलब हो गया पूरा ट वर्ग, ट वर्ग के अतिरिक्त इसमें र हो गया और षटकोण स, तो ये पूरा ट वर्ग हो गया। उसके बाद री आ गया, उसके बाद र और स आ गया, षटकोण स। ये हमारे आए मूर्धा के अंतर्गत। ये हम किससे उच्चारित करते हैं, कि हम मूर्धा से उच्चारित करने वाले ये हमारे व्यंजन होंगे। अगला है दंत, अगला है हमारा दंत। इसके लिए सूत्र है लितु लसानाम,
इसके लिए है हमारा लितु लसानाम। तो यहाँ पे ल को हम छोड़कर त पे जाते हैं। तू का मतलब हो गया हमारा त वर्ग, तो ये पूरा हमारा त वर्ग आ गया, पूरा त वर्ग आ गया। इसके बाद हमारा ल और छोटा वाला स आ गया, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे ल और छोटा वाला स। तो ये सब हम दंत से उच्चारित होने वाले हमारे व्यंजन हो गए। ठीक है, अब अगला है हमारा ओष्ठ। हमारे ओष्ठ से जो ध्वनियां निकलती है उनको हम उपधमानीय नाम के सूत्र में से देखते हैं कि उपधमानीय नाम के अंतर्गत ये उ का मतलब हो गया हमारा उ वर्ग, जैसे छोटा उ और बड़ा उ, छोटा उ और बड़ा उ जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा पु का मतलब हो गया पूरा प वर्ग, पु का मतलब पूरा ये प वर्ग हो गया। ठीक, ये हो गए हमारे ओष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन। ठीक, अब अगला है हमारा कंठ तालु। कंठ तालु, तो इसके लिए सूत्र है एक दैतो कंठ तालु, एक दैतो कंठ तालु। अगर हम इस सूत्र को ध्यान से देखें और इसमें तो ए आया है, तो ए का मतलब हो गया हमारा ए परिवार। एक दैतो कंठ तालु का मतलब हो गया कंठ, ए से उच्चारित, ए से ए परिवार, ए और ऐ, ए और ऐ। और अगला है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, जैसे ओ दैतो कंठ ओष्ठ, मतलब इसमें ओ आ गया तो मतलब ओ परिवार, ओ और औ। तो ये है हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारित होने वाले व्यंजन और स्वरों का क्रम। ठीक है, अब हम इसको दोबारा देखने का प्रयास करते हैं कि ये कंठ, कंठ पे हम क वर्ग पूरा हो जाएगा, क वर्ग पूरा। इसके अलावा अ परिवार हो गया, अंग और अ हो गया। इसके अलावा जो ह को हम काकल वर्ण भी कहते हैं, ह को हम काकल वर्ण, काकल वर्ण कहते हैं। अब काकल वर्ण हम इसको क्यों कहते हैं, इसके लिए एक बात समझिएगा कि जो कंठ के नीचे का जो स्थान है, कंठ के नीचे का स्थान है उसको हम काकल कहते हैं। ये हमारा कंठ के नीचे का स्थान को काकल कहा जाता है। और ह जो है वास्तव में कंठ के नीचे से यानी कि काकल से उच्चारित होता है, इसलिए इसको हम काकल वर्ण भी कहते हैं। मतलब कंठ से भी नीचे से उच्चारित होने का इसको हम काकल वर्ण कहते हैं। ठीक, अब अगला है, हमने देखा तालु वर्ग। तालु वर्ग में हमने देखा छोटी ई आ गया था, बड़ी ई आ गया था, च वर्ग आ गया था, य आ गया था और बड़ा वाला स आ गया था। ठीक, ये हो गया हमारा इचु जसा नाम से। उसके बाद हमने देखा मूर्धा। मूर्धा में हमने ऋतु नासा नाम को देखा, इसमें आपका पूरा ट वर्ग आ गया था। उसके अलावा स्वरों में आपका री आ गया था और र और सतोर स हमने देखा। इसके बाद हमने देखा दंत। दंत में देखा हमने लितु लसा नाम। लितु लसा नाम के अंतर्गत पूरा त वर्ग हो गया और ल और छोटा वाला स आ गया है, ल और छोटा वाला स आ गया। उसके बाद हमने देखा ओष्ठ। ओष्ठ में हमने देखा उपधमानीय नाम, इसमें उ परिवार मतलब छोटा उ और बड़ा उ के साथ साथ प वर्ग, प वर्ग तो प से लेकर म तक ये हमने देखा। अब हम देखें कंठ तालु। अब कंठ तालु में एक दैतो कंठ तालु, अगर इसको हम न भी देखें, ये कंठ तालु में हम इसको न भी देखें तो ये हम ऐसे देख सकते हैं कि ए को हम लिखते हैं ए अ और ई के रूप में। अ को जब हम लिखते हैं, इसका जब तोड़ते हैं तो अ और ई के रूप में जब इसको तोड़ा जाता है तो ये अ हम लिखते हैं किसमें, अ लिखते हैं कंठ में लिखते हैं। अ को हम लिखते हैं कहाँ पे, कंठ में लिखते हैं। ठीक, और ई को कहाँ लिखते हैं, तालु में लिखते हैं, कंठ में। और ये हो गया हमारा कंठ और ये ई हमारा लिखा जाएगा तालु में, इसलिए ए हो जाएगा कहाँ पे हमारा, कंठ तालु में। उसी तरह से ए हो गया और ए भी हो गया, तो ए पे ए में आपका एक कंठ तालु में ही आपका ए भी आ गया, उसी के साथ ए भी आ जाता है। और ओ को हम लिखते हैं अ और उ के रूप में, तो अ हो गया, अ हम उच्चारित करते हैं कंठ से करते हैं, और उ को करते हैं हम कहाँ से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उ को करते हैं हम ओष्ठ से, ओष्ठ से।
ठीक। तो ये हो गया हमारा कंठ ओष्ठ। तो इस तरह से हम स्वरों को और व्यंजनों को दोनों को इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा उच्चारण स्थान किस वर्ग का होगा।